ये पहली बार है कि रिजीम चेंज के कोई इतना करीब पहुंचा है। इजराइल और यूएस की बैकिंग ज़रूर है, लेकिन ईरान की अपनी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ईरान में लंबे समय से खामेनेई की जो सत्ता है उसको चुनौती मिल रही है जनता से। करीब आधी जनता जो है उनसे नाराज़ है। महिलाएं लगभग 90% हैं जो उनसे एतबार नहीं रखती, और यही सारी वजह हैं जो बताती हैं कि शायद इस बार रिजिम चेंज की तरफ ईरान बढ़ रहा है। ये भारत के लिए कैसा होगा वो वक्त तय करेगा, लेकिन संभावनाएं दोनों ही तरफ से अच्छी हैं। जब 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी उसके पहले भी हमारे ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और उसके बाद भी हमारे संबंध अच्छे ही रहे हैं। तो भारत पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। असर तब तक रहेगा जब तक कि ये युद्ध चलता है। रही बात रिजिम चेंज की, तो उसकी संभावनाएं अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, जिस तरह की स्थिति चल रही है उसकी कई सारी संभावनाएं निकल रही हैं। एक कहा जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि बातचीत की गुंजाइश कभी भी बन सकती है, तो वो खामेनेई के साथ हमेशा रहेगी। कभी भी वो ऐसी डील ऑफर कर सकते हैं। कौन नेता कब पलट जाए कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो उनका कट्टर एक विचारधारा है उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि वो शायद पीठ ना दिखाएं, और जैसा उन्होंने कहा है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। आईआरजीसी का जैसा व्यवहार रहा है कि वो लॉयल है अपने सुप्रीम लीडर के प्रति, तो मुझे इसकी संभावनाएं थोड़ी कम दिखती हैं कि बातचीत कुछ हो पाएगी। लेकिन रिजीम चेंज की संभावनाएं काफ़ी कुछ दिख रही हैं। फिलहाल हमारे साथ मेजर जनरल संजीत सिरोही भी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से वन इंडिया में, और फिर से हमें टाइम देने के लिए। सर यहाँ पर कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड की हम बात कर रहे थे, सुबह भी हमारी जब बात हुई थी, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो पॉसिबल है लेकिन वहाँ पर जाएंगे तो फंस जाएंगे, और कुछ लोग मानते हैं कि बिना उसके रिजीम चेंज नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि जी अनटिल अनलेस खमेनी साहब को मार दिया गया हो जी, और जो मतलब जो एंटी खमेनी हैं वो प्रोटेस्टर सड़क पे आ जाते हैं, तो उस केस में और आईआरजीसी भी थोड़ी नर्म पड़ जाती है, तो उस केस में रजीम चेंज हो सकता है। अदरवाइज ईरान का रजीम चेंज नहीं होगा। जो आईआरजीसी है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी अमेरिका के साथ। तो मुझे लगता है, और बूट ऑन ग्राउंड का जहां तक सवाल है, अमेरिका किसी भी हालत में अपने सैनिकों को ईरान में नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको पता है कि ईरान में वो चला गया तो उसके बाद 5 साल लगे, 10 साल लगे, कितने साल लगे, उनको निकलना वहां से भारी हो जाएगा। तो अमेरिका की कोशिश पूरी यही रहेगी कि किसी तरीके से इतना दबाव और बना दिया जाए कि जो वापस खमेनी साहब जो है टेबल के ऊपर आ जाए बात करने के लिए। लेकिन जैसा आपने खुद कहा है, वो मुझे लगता नहीं है कि वो झुकने वाले हैं। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये लड़ाई जारी रहेगी और ईरान के ऊपर हमले जबरदस्त होते रहेंगे, और ईरान भी अपनी क्षमता के मुताबिक इजराइल के ऊपर और जो अमेरिकन बेसिस है उनके ऊपर हमला करता रहेगा। जी बिल्कुल सिरोही सर, एक सवाल और है। जैसा कि सिद्धार्थ जी ने पूछा, अमेरिका का और इजराइल का मोटा माटी अगर मुख्य मकसद देखें तो उसका यही है कि खामनेई की सत्ता का अंत हो जाए। ट्रंप साहब का हम भाषण सुन रहे थे, वो तो यही कह रहे हैं कि यही वो मौका है जो दशकों में एक बार आता है। ईरानी लोग आप खुद ही तय कीजिए और खामनेई को उखाड़ फेंकिए। जैसा कि सिद्धार्थ जी ने पूछा था, अगर जमीनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, अगर अमेरिकी सैनिक ईरान में नहीं उतरते हैं, क्या उसके अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है कि खामनेई से किसी प्रकार का ऐसा समझौता हो जाए कि खामनेई खुद ही राजी हो जाए कि मैं सत्ता से हट जा रहा हूं लेकिन आप हमला मत कीजिए? देखिए ऐसा है, ये चीजें जो है ये हमले से पहले अगर खमेनी साहब डिसाइड करते तो शायद फैसला हो जाता। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब की डिमांड है, उस केस में मेरा को लगता है खमेनी क्या किसी भी देश को झुकना नहीं चाहिए, चाहे हालात कोई भी हो, क्योंकि अमेरिका जो है कोई पूरी दुनिया का ठेकेदार नहीं है। वहां के लोगों को तय करना चाहिए कि वो खमेनी को चाहते हैं या खमेनी को नहीं चाहते हैं। उसके बाद जहां तक जो है यूरेनियम एनरिचमेंट का सवाल है, वो जो है ईरान ने काफी दफे बोल दिया कि हमारा कोई मकसद नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का। और जहां तक सवाल इस चीज का है कि वो कह रहे हैं कि जो तीनों साइड जिसके ऊपर अमेरिका ने पिछली बार हमला किया था उनको बर्बाद किया जाए, और उसके बाद जो इनके प्रॉक्सी लेकिन सिरोही साहब,
ईरान की ये बात हमेशा शक के घेरे में रही है कि हम बम नहीं बना रहे हैं। कल के दिन ऐसा होता है कि वो टेस्टिंग कर लें, फिर क्या होगा? क्योंकि यही डर इजराइल को भी रहा है, अमेरिका को भी रहा है कि जितनी इजाजत थी एनरिचमेंट की, उससे ऊपर आप जा चुके हो। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो है एनरिचमेंट, ये खबरें हैं कि 60% एनरिचमेंट ऑलरेडी हो चुका है और वेपन ग्रेड के लिए 90% एनरिचमेंट चाहिए और 60 to 90 जाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। और जैसा कि स्टीव विटकॉफ साहब ने 2-3 दिन पहले कहा था, ये जो जेनेवा में अभी टॉक हुई थी, उससे पहले वाली जो टॉक्स हुई थी, उसके बाद ये कहा था कि ईरान 1 हफ्ते की दूरी पे है बॉम्ब बनाने के लिए। तो ये जो अमेरिका की बार बार ये आ रही है, पहले वो बोल रहे थे हमने तीनों साइट्स बिल्कुल जो है बर्बाद कर दिए हैं, फिर बोल रहे हैं कि जी वो 2 साल तक नहीं बना सकता। लेकिन वो बात तो पेंटागन की रिपोर्ट में क्लियर हो गई थी ना, जब उन्होंने बोला कि 3 से 4 महीने डिले हुआ है प्रोग्राम, उससे ज्यादा फैसिलिटीज को नुकसान नहीं पहुंचा है। वही तो मैं कह रहा हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो ये कहा था कि बिल्कुल तबाह हो गई है, लेकिन अभी जो डिमांड आ रही है उसमें कह रहे हैं कि जी इन साइट्स को, न्यूक्लियर साइट्स को ईरान खुद जो है इनको जो है बंद कर दे और इनको अंदर कोई एनरिचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह की डिमांड आ रही, मुझे लगता है कोई भी इज्जतदार देश जो कि अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर जिसको फक्र है, और ईरान एक इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है कि उसको आप इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। और जहां तक सवाल है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का, वो बात अलग है कि ईरान जो है एक ऐसा देश है जिसने चारों तरफ जो है दहशतगर्दी फैला रखी है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट देश है। अगर इजराइल के पास बॉम्ब हो सकता है, न्यूक्लियर वेपन, जो कि इजराइल ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन कहते हैं उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए, तो अगर ईरान को ये लगता है कि उनकी एग्जिस्टेंस को खतरा है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। तो इसलिए ये जो दबाव अमेरिका डालते हैं हर देश के ऊपर, और जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि ये अनजस्टिफाइड डिमांड्स हैं। डिमांड दोनों साइड को बीच में आना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी ये 5 डिमांड है, आप पूरी 5 मानो। और जो ईरान बात करता है वो कहता है सैंक्शंस की, तो अमेरिका बात ही नहीं करता कि जी हाँ बिल्कुल। सिरोही सर, हाँ जी, एक सवाल और उठ रहा है बार बार कि ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ये युद्ध जो होगा वो सिर्फ 2-3 देशों का नहीं होगा, उसमें कई सारे और देश शामिल हो सकते हैं। हम अभी देख रहे थे जब ईरान पलटवार कर रहा है तो वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, फिर चाहे वो कतर में मौजूद हो, यूएई में मौजूद हो और भी देशों में। अब यूएई और खासकर कतर ने कहा है कि हमारी संप्रभुता पर हमला मत कीजिए आप ईरान को, हम भी आपको पलटवार में जवाब दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि कई सारे और देश आने वाले दिनों में इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं? देखिए वैभव जी, जहां तक संप्रभुता की सवाल है, इंडिपेंडेंस की सवाल है, सॉवरेनिटी की सवाल है, तो अगर आपके देश से दूसरे देश के ऊपर, जो कि वो भी सॉवरन एक देश है, उसको आप एयर स्पेस परमिट कर रहे हो इस्तेमाल करने के लिए, अटैक करने के लिए, आप उस देश के, जिस देश से वो लड़ रहा है, उसके मिलिट्री एसेट्स को आपने अपने पास रखा हुआ है, तो फिर आप किस सॉवरेनिटी की बात कर रहे हो? तो आप पहले ही अमेरिका को बोलो कि जी आप हमारे यहाँ अपने जो है मिलिट्री बेसिस मत बनाओ। तो जब अमेरिका को, हाँ जी सर, वो एक दिन का काम नहीं है ना, और वो उनके एलाय हैं, पार्टनर हैं, दोस्त हैं, वो उनकी बंदूक वहां रखी है। लेकिन उन्होंने, सऊदी ने, कतर ने, यूएई ने, कुवैत ने पहले ही बोला था कि हम अमेरिका को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ युद्ध में नहीं करने देंगे। तो फिर आपको नहीं लगता कि ईरान को पहले ये अटैक नहीं करने चाहिए थे? देखिए, ईरान किसके ऊपर फिर अटैक करे आप बताइए? इजराइल उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो वो इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है जी। अमेरिका अगर उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो अमेरिका का कहां पे अटैक करे? अमेरिका को तो जो है इतनी दूर, अमेरिका जो मेन लैंड है वो तो इतनी दूर है, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है। अगर उनके पास मिसाइल जैसी होती, हाइपरसोनिक मिसाइल होती, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती, तो अमेरिका पे हमला करता। लेकिन अमेरिका तो हमला उनके ऊपर कर रहा, वो अमेरिका पे नहीं कर सकते। तो उनकी मजबूरी है कि अमेरिका के जो मिलिट्री एसेट्स है इन कंट्रीज में जिनके ऊपर वो हमला कर रहा है, उनको बर्बाद करे। तो मेरे को लगता है ईरान कोई गलत नहीं कर रहा। अगर आप मुझे ये बताइए, आप पड़ोसी के घर से मेरे ऊपर हम गोलियां चला रहे, तो क्या मैं पड़ोसी के घर पे गोली नहीं चलानी चाहिए मुझे, जहां से मेरे ऊपर गोली आ रही है? तो ये बात है। तो हम ईरान को बिल्कुल विलियन ना बनाएं, हम इनको दोनों को निष्पक्ष होकर देखें कि आप एक तरफ आप जो है बात नहीं, उनको निष्पक्ष होकर ही देख रहा हूं। बस मैं एज ए एक्सपर्ट आपसे समझना चाह रहा था कि कितना सही था ये। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है
जो कई चीजें जो डिमांड है अमेरिका की वो थोड़ी जायज हैं, लेकिन उनके साथ अमेरिका को भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। अमेरिका तो अपनी विन लूज सिचुएशन के मैं जीत जाऊं तुम हार जाओ, तो वो बिना लड़े क्यों हार जाए? आप अपनी डिमांड पूरी कर रहे हो। क्या अमेरिका ने एक दफे भी अपनी स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है कि आप न्यूक्लियर डील करें और मैं आपके ऊपर से सैंक्शन हटा दूंगा? क्या यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने, किसी देश ने ये कहा है कि जी ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाने चाहिए? आप उनसे तो साइन कराने के लिए तैयार हो, और जिन सेक्शंस की वजह से आज ईरान का इतना बुरा हाल हो गया है कि वहां पे इतनी ज्यादा महंगाई है कि लोगों को खाने के लिए सामान नहीं है, आप वो सैंक्शन नहीं हटाएंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? तो ये जो सिरोही सर होती है। हाँ जी, कुछ दावों पर भी बात कर लेते हैं। ईरान की ओर से जो वहाँ की सेना है आईआरजीसी, जो खामनेई साहब को सीधे रिपोर्ट करती है, आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया था उसमें करीब करीब 200 अमेरिकी सैनिकों की या तो मौत हुई है या तो वो फिर घायल हुए हैं। अगर ये आंकड़े थोड़ा बहुत भी सही हुए तो फिर तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों के शव जाएंगे वापस अमेरिका में तो वहां की राजनीति हिल जाएगी पूरी तरह। बिल्कुल वैभव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप ही के चैनल पे कई दफे हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ईरान में अगर आदमी मर जाएंगे, उनके फौजी मर जाएंगे, उनके कमांडर आएगा, जीसी के कमांडर मर जाएंगे, तो कोई न्यूज नहीं बनेगी। वो वेस्टर्न मीडिया उसको न्यूज बना देगा, लेकिन ईरान में इतनी बड़ी न्यूज नहीं बनेगी। लेकिन अगर अमेरिकन 2 सोल्जर भी मरते और उनकी बॉडी बैग अगर अमेरिका में जाते तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो अगर ये खबरें जो है जो कह रहे हैं कि 200 सैनिकों को मार दिया या जख्मी हैं, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा वो है, डाटा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे जब लड़ाइयां होती हैं तो ये जो फॉल्स नैरेटिव चलाए जाते हैं, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर किया जाता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया जाता है। ईरान कहेगा हमने इतने मार दिए, इजराइल अमेरिका कहेगा हमने इतने ईरानी सोल्जर्स मार दिए, तो ये चलती रहेगी। इसका जो है हम कह नहीं सकते कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं या ये जो डाटा दिया जा रहा है वो सही है कि गलत है। वैभव जी, सर मैं यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगा कि यूएस के वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की कनपट्टी पर खड़े हुए हैं, यूएसएस जेराल्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन। ईरान के पास इतनी तो मिसाइल हैं ही कि वहां तक पहुंचाई जा सकती है। अब उस फ्लीट ने ऐसी कैसी पोजीशनिंग की हुई है कि वहां तक ईरान हिट नहीं कर पा रहा है? देखिए सिद्धार्थ जी, दोपहर को ये खबर आई थी कि शायद कुछ मिसाइलें जो है अब्राहम लिंकन की तरफ फायर की गई हैं। उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन आप ये समझिए कि देखिए, जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले जो है दुश्मन के सॉफ्ट टारगेट्स को देखा जाता है, कंपैरेटिवली कौन से सॉफ्ट है। अगर आप देखेंगे जो मिलिट्री बेसिस हैं, और अगर आप इन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का, गैरल्ड का और आपने जो अब्राहम लिंकन का नाम लिया है, ये इकोसिस्टम है। इसके अंदर एक ऐसा लोग हैं, जैसे सबमरीन हैं, जेट्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, कि उसके ऊपर हमला करना मुश्किल है। वेयर एज कंपैरेटिवली आप अगर देखेंगे तो मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला करना आसान है। तो ईरान ने जो है पहले सॉफ्ट टारगेट्स को चुना है, और क्योंकि आज पहला दिन है, अभी जो है दोनों पार्टी आपस में असेसमेंट करेगी, और असेसमेंट करने के बाद ये जो रात है आ रही है, इस रात में जब हम सुबह उठेंगे तो हमको एक्चुअल पोजीशन पता लगेगी कि कौन किस स्थिति में। अभी ये जो धुआं उड़ रहा है लड़ाई का, वो धुआं थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद शायद कुछ हम अंदाजा लगा सकें। बिल्कुल सिरोही सर, हम ईरान की बात कर रहे थे। ईरान की सैन्य क्षमताओं की जब बात उठती है तो उसमें उनके पास नौसैनिक ताकत नहीं है, ये सबको पता है। उनकी वायुसेना बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, ये भी सबको पता है। ईरान के पास ताकत क्या है? मिसाइलों की ताकत है, ड्रोन्स की ताकत है। उनके पास आपके हिसाब से कितना बड़ा जखीरा होगा और कितने लंबे समय तक वो पलटवार कर पाएंगे? अगर युद्ध बहुत लंबा टिक जाता है तो क्या उनका जो मिसाइलों की खेप होगी वो कम नहीं पड़ जाएगी? देखिए ऐसा है वैभव जी, ये देश जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको ईरान है, वो 47 ईयर से सैंक्शन झेल रहा है। 47 ईयर से ईरान को पता था कि ईरान के ऊपर कभी ना कभी अमेरिका और इजराइल हमला करेंगे, तो उन्होंने अपनी तैयारी पूरी करी हुई है। और उनके जो ड्रोन हैं वो रशिया ने भी उनके इस्तेमाल करे, और बहुत कामयाब और कारगर ड्रोन हैं उनकी मिसाइल बड़ी कारगर है। तो उनके पास इनका बहुत बड़ा जखीरा है। और आप ये मत सोचिए कि अमेरिका के पास बहुत जखीरा है। अमेरिका की जो पेट्रियट मिसाइल्स वगैरह है, और ये जो इतना टाइम लगा है
डोनाल्ड ट्रंप साहब को हमला करने का, उसकी वजह यही थी कि पेंटागन के जनरल्स ने उनको एडवाइस किया था कि हमारे पास मिसाइल्स को रिप्लेनिश करने के लिए इतनी अभी क्षमता नहीं है, हमको उसकी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लिए सब चीजें बिल्कुल बढ़िया है। सिरोही सर, एक बात और उठ रही थी कि नेटो का यूरोप में जो हथियारों का गोदाम है वो भी खाली पड़ा है, खासकर यूक्रेन से जंग की वजह से, यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही है उसकी वजह से। क्या बिल्कुल इसमें कोई, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ 4 साल से यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है, और वो यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, वो नाटो की लड़ाई है। रशिया और इनडायरेक्टली वो रशिया जो है नाटो से लड़ रहा है। तो आप लगाइए कि वहां के जो उनके वेपन सिस्टम थे वो भी अब जो उनका जखीरा जिसकी आप बात कर रहे हो वो भी कम पड़ गए हैं, रशिया के पास भी कम पड़े। इसलिए रशिया इस मौके पर ईरान की मदद नहीं कर सकता। अदरवाइज ईरान और रशिया के बहुत अच्छे संबंध हैं। चाइना इसमें जो है मदद कर रहा होगा, सुनने में आया कि काफी जो है चाइना ने मदद करी है। यही तो सवाल अगला होने वाला था सिरोही सर आपसे। मान लीजिए 2025 में मई जून के बीच जो जंग हुई थी 12 दिनों की, उसके बाद से और जंग अभी वाली जंग के शुरू होने से पहले तक चीन और रूस ने मदद की है ईरान की, सैन्य मदद की है, ये सबको पता है, इसकी रिपोर्ट्स बहुत सारे सामने आई हैं। लेकिन अब जंग शुरू हो चुकी है, क्या जंग के दौरान भी चीन या रूस की ओर से कोई मदद दी जा सकती है ईरान को? देखिए जंग के दौरान मुश्किल है, क्योंकि एयर स्पेस ईरान ने बिल्कुल बंद कर दी है। उसके बाद जो है इजराइल और जो अमेरिकन है उनके सैटेलाइट ऊपर से लगे हुए हैं, सारी जो है सर्वेलेंस सिस्टम्स उनके सारे लगे हुए हैं। अब जो है मुझे लगता है कि अब इन हालात में, लड़ाई के हालात में ईरान तक मदद पहुंचानी जो है, चाहे वो बाय एयर हो, बाय सी हो, बाय लैंड हो, वो अब नहीं हो सकती। अब ईरान, अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान को पूरी तरह से तीनों क्षेत्र में, हवा में, पानी में और जमीन पे चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब नहीं हो सकती, जितनी होनी थी वो हो चुकी है। बिल्कुल सिरोही सर, एक चीज और मैं यहाँ पर समझना चाहूंगा सर आपसे कि मोसाद के पास, इजराइल के पास मोसाद है, शिन बेत है, अमेरिका के पास CIA है। क्या ईरान के पास अपना मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी के अलावा कोई और ऐसा विकल्प नहीं है जो दूसरे देशों में जाकर उनके लिए पेनिट्रेट कर सकता था या टाइमली उनको इन्फॉर्म कर सकता था? देखिए टाइमली इन्फॉर्म चाइना ने पक्का किया होगा, इसलिए आप देखेंगे कि कल जो है चाइनीज जो है एम्बेसी ने और चाइना गवर्नमेंट ने अपने जितने सिटीजन हैं उनको वार्न कर दिया था। चाइना को पूरा पता था कि लड़ाई होने वाली है, अमेरिका को तो पता था ही कि लड़ाई होने वाली है, और पाकिस्तान को भी पता था लड़ाई होने वाली है। इसलिए आप जो ये तालिबान का और पाकिस्तान का जो झगड़ा देख रहे हो, इट इज ए प्री प्लान, और ये पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से लड़ रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान को ईरान और अमेरिका के झगड़े से अलग ना देखें, इट इज पार्ट ऑफ दैट प्लान ओनली। इसलिए जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को 3-4 दिन पहले कह दिया था कि आप तालिबान को एंगेज रखो, क्योंकि तालिबान की तरफ से ये बयान आए थे कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो तालिबान जो है ईरान के साथ मिलकर अमेरिका से लड़ेगा। तो ये सारा का सारा बहुत बड़ा गेम प्लान है। लेकिन ईरान के पास जो रशिया ने उनको इंटेलिजेंस एजेंट दे रखी होगी, चाइना ने इंटेलिजेंस दे रखी होगी, इसलिए जो है ईरान को भी पता था हमला होने वाला है। सर एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर 47 साल से, वो किसी से सीधा व्यापार नहीं कर सकता, उसे कोई हथियार नहीं देता बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत लिमिटेशंस है खास करके वेस्ट की साइड से और यूरोप की साइड से। बावजूद इसके ईरान मेड इन जर्मनी मिसाइल्स दाग रहा है। ये मिसाइल्स उस तक कैसे पहुंची होंगी? देखिए ऐसा है कि जो मैं बताता हूं, मतलब ये मेरा अपना सोच है, मेरे को इससे पहले मेरे को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, पहली दफा मैं सुन रहा हूं कि जर्मन मिसाइल यूज हो रही है। जी मेरे सोर्सेज ने भी कंफर्म किया है, और वहां पर जो फोटोज आए हैं मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर चलाए जाएं। जो उन मिसाइलों के डेब्रेश हैं वो जब गिरे हैं और टूटे हैं तो उसमें अंदर मेड इन जर्मनी लिखा हुआ था, जिससे इस बात की पुष्टि हुई है। तो बिल्कुल हुई होगी सिद्धार्थ जी। तो मेरा जो है ये मानना है, मतलब मेरी ये सोच है कि ये मिसाइल जो है यूक्रेन में भेजी गई हैं। यूक्रेन में रशियन फोर्सेस ने इन मिसाइल्स को कैप्चर किया है, और रशिया के थ्रू ये मिसाइल जो ईरान में आई है। और कोई तरीका नहीं है कि जर्मन की मिसाइल जो है
ईरान में आ जाए, वो रशिया के थ्रू आ सकती है और कहीं से नहीं आती। ये आप जो स्क्रीन पर मिसाइल्स देख रहे हैं ये मेड इन जर्मनी है। अब इनका टाइप पता नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से फट गई हैं और सिर्फ इनके कुछ टुकड़े मिले हैं, जिसके बाद ये पुष्टि हो सकी है। तो इसके बाद ये बड़ा सवाल आया है कि EU जो कि बड़ा अलाय है US का, वो कैसे ये मिसाइलें पहुंचा सकता है। मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं उसमें काफी दम है। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है जी कि उसी में होगा, और कोई वजह और कोई तरीका नहीं है कि ईरान के पास जो है जर्मन मिसाइल है, चाइनीज मिसाइल हो, नॉर्थ कोरियन मिसाइल हो, रशियन मिसाइल हो, तो माना जा सकता है कि ये जो है यहाँ से आई है। लेकिन अगर जर्मन मिसाइल आई है तो ये जो है आपकी यूक्रेन के थ्रू रशिया के पास आई। बिल्कुल सिरोही सर, अभी कुछ देर पहले हम खामनेई की सत्ता को लेकर बात कर रहे थे। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, विदेश मामलों पर नजर रखते हैं, खासकर ईरान की काफी ज्यादा उन्हें समझ है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका और इजराइल को सत्ता हटानी है खामनेई की ईरान से, तो उनके पास सिर्फ एक तरीका है, वो अपने बलबूते अपने सैनिकों को भेजकर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक IRGC में कोई बगावत ना हो जाए, कोई गद्दारी ना हो जाए। हमने देखा था कि पिछले दिनों जब मदुरो को ले जाया गया था, अमेरिकी सेना लेकर गई थी, तो वहां भी गद्दारी हुई थी उनकी देश की सेना के बीच में। काफी ज्यादा लोगों ने हाथ मिला लिए थे, शीर्ष अधिकारियों ने। क्या ईरान में ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ये मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन इसके बाद मुझे दूसरी चैनल पे जाना है। मैंने ऑलरेडी कमेंट किया है। देखिए, IRGC जो है अब अयतुल्ला खमैनी या जो इस्लामिक वहां पे रजीम है उसके खिलाफ नहीं जाएगा। अगर जो है किसी तरीके से खमैनी को मार भी देते या प्रोटेस्टर्स जो है खिलाफ हो जाते, उसके बावजूद भी IRGC लड़ेगी। और अगर अमेरिका ने गलती करी ग्राउंड पे जाने की तो IRGC के साथ उनको भूखी खानी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। तो सिद्धार्थ जी, आपको क्या लगता है? अब अगले सवाल पर आते हैं। पिछली बार जब मई-जून 2025 में जंग हुई थी तो 12 दिनों के अंदर बात खत्म हो गई थी, दोनों देशों ने अपने अपने हथियार नीचे रख लिए थे। इस बार आपको क्या लग रहा है, कितना लंबा चल पाएगा ये संघर्ष? देखिए वैभव, ईरान के पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है, नेवी की बिल्कुल नहीं है, एयरफोर्स की भी नाम मात्र की है। तो ऐसे में ये जंग लड़ना बहुत देर तक ईरान के लिए वाकई में मुश्किल हो सकता है। रिजीम चेंज की हम बात कर चुके हैं जी। वो थोड़ा सा टफ है लेकिन पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड होने पड़ेंगे। रही बात ये जंग कब तक चलेगी, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि रशिया और चाइना की बैकिंग है। सिरोही साहब भी इस बात को कह चुके हैं कि उसको इंटेलिजेंस के लेवल पर है, प्लस उसको हथियार भी पीछे से उसको प्रोवाइड कराए गए हों। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूक्रेन को ओपनली यूरोपियन कंट्रीज़ ने और अमेरिका ने पूरी तरह से पैसे से और हथियारों से फंड किया है। बिल्कुल, बहुत सारे क्या अब तो पूरे ही हथियार जो है वो या तो मेड इन US है या फिर मेड इन यूरोप है, तो उनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब जब रूस जो पिछले 4 साल से एक जंग लड़ रहा है, उसका अपना आर्सेनल खाली हो चुका है, ऐसे में वो किस हद तक मदद कर पाएगा, और वो भी तब जब इजराइल और अमेरिका से लड़ाई है। कोई ईरान की लड़ाई अफगानिस्तान से तो है नहीं, पाकिस्तान से तो है नहीं, बिल्कुल, कि 5-6 दिन तो सप्लाई मिल सकती है। इसके अलावा चाइना है, चाइना उसकी मदद कर सकता है, लेकिन चाइना एक नंबर का बनिया देश है, वो बिना फ़ायदे के कोई मदद नहीं करेगा। तो चाइना ऐसे में ये चाहेगा कि कोई पोर्ट वोर्ट उसके हाथ लग जाए तो शायद उसके नाम पर कुछ कर दे, और वो भी इस हाल में तो वो पोर्ट भी नहीं लेगा। बिल्कुल, कि जंग चल रही है और आप पोर्ट देने को तैयार हो, लेकिन क्या मतलब अगर रिजीम चेंज हो जाएगी वो पोर्ट हाथ से चला जाएगा। कई सारे उसके निवेश फंसे हुए हैं, फिर चाहे अफ्रीका में ले लें, एशिया में ले लें। जी। तो ये जंग मुझे लगता है कि शायद महीने 2 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत हुआ तो 5 से 6 महीने चल पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं चल पाएगी। उसके पहले या तो खामेनेई मारे जाएंगे और या फिर उनको ईरान छोड़ना पड़ेगा। एक और चीज़ है इसमें कि अगर अगले 15-20 दिन में खामेनेई मारे जाते हैं और ये IRGC के जो कमांडर है पाकपोर वो मारे जाते हैं, तो उसके बाद ये जंग पूरी तरह से मुड़ जाएगी। क्योंकि IRGC में चाहे जितनी ताकत हो, चाहे जितने वो ज़मीनी युद्ध में मजबूत हो, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही
टॉप लीडर्स मारे जाते हैं, उसके बाद सेना का मनोबल टूट जाता है और वहां से फिर कहानी बदलती है, युद्ध के गियर शिफ्ट होते हैं और चीज़ें बातचीत के टेबल पर आती हैं, नेगोशिएशन के टेबल पे आते हैं कि आप अगर सरेंडर कर देंगे तो आपको बदले में ये मिल जाएगा। ये कई सारी जंग में हम पहले देख चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन सिद्धार्थ जी एक बात और उठ रही है कि खामनेई अभी कोई ऐसी जगह तो नहीं होंगी कि आसानी से निशाना बनाया जा सके उनको, वो कोई भूमिगत ठिकाना होगा ऐसा जो बेहद ही सुरक्षित माना जाता रहा होगा, वहां पर इस वक्त मौजूद होंगे। वहां तक अमेरिका या तो मिसाइल ऊपर से गिराए या फिर बम बरसाए, वो अगर उससे भी बच जाते हैं तो बिना जमीनी लड़ाई के उनको खोजा नहीं जा सकता, उनको पकड़ा नहीं जा सकता। उनके ऊपर कोई बम नहीं गिराए जा सकते, वो इस चीज के लिए उस दिन से तैयार हैं जिस दिन से वो सत्ता में आए थे। बिल्कुल, और उस दिन से इतने डीप बंकर बनाए जा चुके हैं कि जिनको पेनिट्रेट करना आसान नहीं है। बंकर बस्टर बम भी अगर आपने दागे तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरा क्या है कि लोकेशन ट्रेस करना बहुत मुश्किल होगी, और वो कर भी ली तो फिर उस पर स्ट्राइक करना और ज़्यादा मुश्किल है। एक ही रास्ता ऐसे में बचता है कि आप ज़मीन से जाएं तो जाकर शायद आप उनको पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं, मादरों की तरह उठाकर ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सोचें कि ऊपर से बम गिराएंगे, बंकर बस्टर बम गिराएंगे, आपको लग रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में है और आप बम ऐसा बम यूज़ करेंगे जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूज़ हुआ था, जो बहुत सारे एरिया को कवर कर लेता है, तो उस ऐसी स्थिति में आप सोच रहे हो कि आपके हाथ सफलता लग जाएगी, तो नहीं है। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, खामनेई को लेकर भी एक सवाल और उठ रहा है। जंग से पहले ये बातें हो रही थी कि अगर इस जंग के बावजूद खामनेई की सत्ता बच जाती है, वो बच जाते हैं, तो वो एक हीरो की तरह बनकर उभरेंगे और वो पहले से ज्यादा और ताकतवर हो जाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए वैभव, इसमें दोनों बातें हैं और इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। एक महीने पहले वहाँ पर बड़े तादाद में प्रोटेस्ट हुए, उनके खिलाफ स्टूडेंट सड़कों पर उतरे, आम आवाम सड़कों पर उतरी, खासकर महिलाओं ने उनका विरोध किया। तो एक तो ये बात तय है कि 40 से 50% के आसपास आबादी जो है उनके खिलाफ है पहले से, और उसी के दम पर इजराइल को टाइमली इंटेलिजेंस मिलते रहते हैं। तो ये तय है कि आप खुद को भले ही हीरो बना लें, लेकिन समस्या यहाँ पर जो है वो जनता में मिसट्रस्ट की इतनी भयानक है, इस स्केल पर है कि जनता भी अब अमेरिका की साइड हो सकती है, जनता भी अब इजराइल की साइड हो सकती है, वो भी त्रस्त है। तो आप भले ही कह लें कि इस जंग में बच गए तो आप हीरो की तरह खुद को दोबारा पेश करेंगे या और मजबूत स्थिति में होंगे, मुझे नहीं लगता स्थिति ऐसी ही रहेगी, क्योंकि आपको जिन लोगों पर राज करना है वो लोग ही आपको हीरो नहीं मान रहे, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए। अभी देखिए इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हुआ था पिछले साल, उसके पहले तक वहाँ की आवाम, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार दोनों के इतने खिलाफ जा चुकी थी कि प्रोटेस्ट सड़कों पर आने लगे थे। फिर क्या होता है, पहलगाम में एक अटैक होता है और उसके बाद हमारा रिटेलिएशन होता है ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, और जो वहाँ पर गुस्सा था आवाम में वो उल्टा हो जाता है, वो अब आर्मी की तरफ कंसोलिडेट हो जाते हैं। तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर अगर लड़ाई लंबी भी चलती है तब भी लोगों का ओपिनियन सेम रहेगा कि यार मतलब इस सरकार में तो भला नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब बात करते हैं ईरान कितना हद तक पलटवार कर पा रहा है और वो कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अमेरिका। एक और मैं दर्शकों को खबर देना चाहूंगा, जो बैप्स हिंदू मंदिर है अबू धाबी का, वहां से एक ब्रेकिंग आ रही है, जहां पर मंदिर प्रशासन ने जो है क्लोजर का वो भेजा हुआ है नोटिस, और उन्होंने कहा है कि अगले आदेश तक, जब तक मामला शांत नहीं हो जाता तब तक मंदिर बंद रहेगा। इसीलिए जो लोग अबू धाबी में हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं या मंदिर घूमने जाते हैं, तो फिर वो मंदिर जाने से बचे। और अबू धाबी के जिस तरह के हालात हैं, तो अभी भी बाहर निकलना ही ठीक नहीं है, क्योंकि एयर स्ट्राइक अभी भी जारी है। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, सिरोही सर हमारे साथ थे, तो हम इस बारे में बात कर रहे थे कि अमेरिका के किन किन नौसैनिक जहाज़ों को निशाना बना सकता है ईरान, इसके साथ ही सैन्य ठिकानों पर तो हमला कर ही रहा है। आपके हिसाब से मोटा माटी मैं आंकड़ा जानना चाहूँ, अमेरिका कितने नुकसान में रहेगा इस युद्ध से? देखिए अमेरिका ये युद्ध नहीं लड़ रहा है, अमेरिका इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप इसको ऐसे देखिए जी, ये युद्ध नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट किया गया है जिसका फायदा बाद में उठाया जाएगा। अमेरिका का मैं कह रहा हूँ इस युद्ध में चाहे जितना पैसे का, हथियारों का नुकसान हो जाए, वो जैसे ही रेजिम चेंज होगी इसकी भरपाई वहीं से करेगा।
उसके तेल पे पूरा कंट्रोल उसका होगा, एक गवर्नमेंट उसकी पपेट गवर्नमेंट बैठी होगी जो उसके हिसाब से फैसले लेगी। और मिडिल ईस्ट में जो उसका एक ईरान के आसपास के क्षेत्र में जो उसकी कमज़ोर स्थिति बनी हुई है 1979 से, वो वापस से फिर मजबूत होगी। तो जो भी नुकसान होगा मुझे आने वाले सालों में अमेरिका उसको कवर कर लेगा। बिल्कुल। और अभी एक खबर आई है, कतर के अमीर ने सऊदी प्रिंस MBS से बात की है, मोहम्मद बिन सलमान से। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ने अपने इन साथियों को विश्वास में लिया होगा हमले से पहले? इन साथियों को विश्वास में लिया हो या ना लिया हो, लेकिन ये साथी हैं और इन सबको इस बात का अंदाज़ा पहले से था कि इसकी संभावना है। जैसे जैसे ये संभावनाएं चल रही थी, बातचीत कई टेबल पर हो रही थी, कई राउंड की बातचीत इन देशों से भी हुई। जो स्टीव विटकॉफ हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दूत, जो इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी संभालते हैं, वो लगातार अलग अलग देशों से बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि जब जंग होगी तो आपको क्या करना है, कैसे रिटेलिएट करना है, या आपको क्या नहीं करना है। उन देशों की तरफ से बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि आप जंग लड़िए, आपको लड़ना है, इजराइल से आप मदद लीजिए, पर हमारी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ मत करिए, और वो हम होने भी नहीं देंगे। लेकिन अभी क्या हुआ कि ईरान ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, और दूसरा ये भी था कि उसके पास वो रास्ता भी नहीं था कि वो US को टारगेट करे, तो करे कैसे। तो ईरान ने पहले ये शुरुआत कर दी है कि 8 अलग अलग देशों में जो अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं उन पर हमला किया। अब ऐसे में क्या होता है कि कोलेटरल डैमेज नाम की भी चीज़ें होती हैं, हर युद्ध का हिस्सा होता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में हुआ है तो यहाँ भी हमारे सिविलियंस मारे गए हैं। पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की या जो शेलिंग की है उसमें, और पाकिस्तान के भी बहुत सारे सिविलियंस मारे गए होंगे, और ये कोलेटरल डैमेज है। अब इन कोलेटरल डैमेज में जो लोग मारे जाएंगे उससे वहाँ की सरकार पर प्रेशर आता है कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो फिर ये वहाँ से स्थितियाँ बिगड़ती हैं। सिद्धार्थ जी, लेकिन क्या इसके पीछे ईरान की कोई ऐसी रणनीति नहीं हो सकती है कि जैसे ईरान खुद नहीं चाह रहा होगा कि वो युद्ध विराम की अपील करे, वो ऐसा चाह रहा होगा कि मैं अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाता हूं, ये लोग खुद जाएंगे अमेरिका के पास कि देखिए ईरान हमें मार रहा है, आप ये जंग रोक दीजिए। ये बहुत ही अच्छा नैरेटिव है एक सवाल का या एक वॉर स्ट्रेटेजी का, कि हम आपके सहयोगी देशों को निशाना बनाएं और वो जाकर आप पर प्रेशर बनाएं कि इस युद्ध को रोक दीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप पर इस बात का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि वो मन बना चुके हैं। साथ ही एक बेंजामिन नेतन्याहू भी उनके साथ हैं और वो भी चाहते हैं रिजीम चेंज हो, अमेरिका भी चाहता है रिजीम चेंज हो, चाहते ये सब भी हैं कि रिजीम चेंज हो, तो इनको भी उसका महत्व पता है। लेकिन एक बात बस जो परेशान करेगी इन सब देशों को, वो यही है कि कोलेटरल डैमेज जो बढ़ेंगे वो इन लोगों के लिए नुकसानदेह होंगे कि आपने समय रहते नहीं रोका। तो उस प्रेशर में आकर बातचीत करने जा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता उसका बहुत ज़्यादा कुछ रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, अपनी इस बातचीत का एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा। एक दौर का हमला तो किया जा चुका है जी, दूसरे दौर का हमला किस तरह का हो सकता है? क्या और भीषण बमबारी होगी, या अमेरिका चौंकाती हुए कुछ ऐसा कर देगा कि एक बार में ही सब कुछ खत्म हो जाए? देखिए, अभी एयर स्ट्राइक का पहला फेज शुरू हुआ है और मेनली इस फेज में मिसाइल्स ही गई हैं जी। मेरा मानना यह है कि अगले फेज में फाइटर जेट आपको बड़ी तादाद में शायद देखने को मिले, लेकिन जो सरप्राइज एलिमेंट होगा वो ड्रोन से आएगा, और उससे ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट होगा सबमरीन से। क्या B-2 बॉम्बर की भी एंट्री देखी जा सकती है? बिल्कुल, उसकी संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें जो ज्यादा संभावना दिख रही है, जो सरप्राइज एलिमेंट दिख रहा है, वो है सबमरीन का, क्योंकि सबमरीन एकदम क्लोज रेंज में जाके अचानक से अटैक कर सकती है, और उसके साथ आप पता भी नहीं कर सकते कि हमला कहाँ से होने वाला क्या है। एयरक्राफ्ट कैरियर की भले पोजीशन बदल रही है, पर आपको पता रहता है जी। आपको पता है कि अमेरिका के किन किन देशों में कहाँ कहाँ मिलिट्री बेसिस है, पर सबमरीन की कोई गारंटी नहीं। वो अभी यहाँ खड़ी है, फिर वो 50 मिनट्स के बाद वो कहीं और होगी, 1 घंटे बाद फिर कहीं और होगी, तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट होगा। और इराक के पास उसका कोई काउंटर नहीं है, और ना ही कोई ऐसा देश, रूस या चाइना या कोई भी XYZ कंट्री ले लीजिए जो ईरान के पक्ष में खड़ा हो सकता है, उसके पास उसका काउंटर है। ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी जब सबमरीन की इस युद्ध में एंट्री होगी। अभी कुछ देर पहले की बात है कि हाइफा के पास कुछ सबमरीन देखे गए हैं, लेकिन अब वो सबमरीन है कि नहीं है उसकी अभी तक जानकारी बाहर नहीं आई है, या वो उन्होंने वहाँ से अपना शुरू किया है।
अब वो कब तक पहुंचेंगे, कब इस युद्ध का हिस्सा बनेंगे, ये भी एक देखने वाली बात है। और इसमें जो चीज़ है वो एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसमें एक बड़ा रोल निभाएंगे। वो पूरी फ्लीट है, 2 फ्लीट्स हैं, एक USS अब्राहम लिंकन है और दूसरा USS जेराल्ड है। USS जेराल्ड वेनेजुएला में तख्ता पलट करवाने में शामिल था और तब से फिर यहाँ पर आ गया है। अब्राहम लिंकन पहले से है, तो ये भी इराक के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। भले ही ये हॉर्मोज ऑफ स्ट्रेट को कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ये भी एक पॉइंट है। और सच्चाई भी है कि वहाँ पर उनका इतना जोर चलेगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता इस लड़ाई का ज़्यादा से मतलब ज़्यादा 1 महीना, और बहुत ज़्यादा हुआ तो 6 महीना। बिल्कुल, आपने सबमरीन की बात की, आपने एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की, जो अमेरिका की तरफ से इस युद्ध में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं जी। लेकिन ईरान की तरफ से भी कुछ संगठन ऐसे हैं जो अमेरिका की परेशानी बढ़ा सकते हैं। जैसे हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा कर दिया है कि हम पलटवार करेंगे। हूतीज की बात हो रही है कि वो भी हमला करने की फिराक में हैं। ये जो संगठन है जिसको ईरान समय समय पर मदद करता आया है, चाहे वो सैन्य मदद हो, पैसों की मदद हो, हर तरह की मदद, क्या ये लोग अब जब ईरान संकट वाली स्थिति में है, संकट से घिरा हुआ है, उस पर हमला हो रहा है, तो ये संगठन कुछ ईरान को फायदा पहुंचा सकते हैं? देखिए वैभव, ऐसा है कि ये विद्रोही संगठन है। हूती विद्रोही जो है उनका एक बहुत बड़ा दायरा नहीं है, लेकिन यह है कि रेड सी में उनका दबदबा है, जिसको लेकर उन्होंने अभी स्टेटमेंट भी जारी किया है कि अब रेड सी हम पूरी तरह से ब्लॉक कर रहे हैं और जब तक ये जंग चलेगी तब तक इस रेड सी में कोई भी हम व्यापार नहीं होने देंगे। अब वो उसको कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, दूसरी बात है। एक चीज़ ये है हिजबुल्लाह का हसन नसरल्लाह की डेथ के बाद से एक चरमराया हुआ नेटवर्क है, कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है। बिल्कुल। अब हमास को आप देख सकते हैं, हमास भी एक संगठन था, लेकिन हमास है पर असल में हमास नहीं है, सिर्फ नाम बचा हुआ है। तो इस तरह की स्थिति है। हिजबुल्लाह के पास कोई बहुत ज़्यादा हथियार नहीं है, ज़्यादा होगी तो 200, 250, 300 मिसाइल होंगी, छोटी बड़ी सब मिलाकर। सेम हूती विद्रोहियों का है, उनके पास भी थोड़ा बहुत होगा। और हूती विद्रोहियों की एक सच्चाई ये भी है कि उनसे सऊदी खुद परेशान है, या आए दिन उन पर स्ट्राइक करते रहते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए सऊदी और यूएई को यूएस से हाथ मिलाना पड़ा, क्योंकि ये इतने वैसे अग्रेसिव ब्रीड के हैं कि ये किसी पर भी हमला कर सकते हैं, तो इनके साथ कोई नहीं है। अब जब इतना ओपन वॉर हो गया है तो अमेरिका आई एम श्योर बड़े हमले भी इन पर कर सकता है। अगर इन्होंने ऐसी कोशिश की तो निशाने पर ये और बुरी तरह आ सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं कह रहा हूँ 1.1% अमेरिका को अनकम्फर्ट जोन में होगा, बाकी बहुत ज़्यादा ये लोग मदद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और कई मीडिया रिपोर्ट्स अभी ये दावा कर रही हैं कि ईरान के रक्षा मंत्री का निधन हो गया है, उनकी मौत हो गई है अमेरिकी हमले में। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि ईरान को ही बताना है कि उनके रक्षा मंत्री भी जीवित हैं या नहीं। हालांकि दूसरी तरफ के लोग यानी अमेरिका और इजराइल की जो मीडिया है वो तो ये दावा कर रही है कि ईरानी रक्षा मंत्री की मौत हो चुकी है अमेरिका के हमले में। अगर इतने बड़े बड़े नेताओं की मौत हो रही है, जैसा कि कई सारे शीर्ष अधिकारियों की भी मौत की बात कही जा रही है सिद्धार्थ जी, तो ईरान तो आग बबूला हो जाएगा। देखिए ये सब पार्ट ऑफ वॉर होता है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं कर पाया है कि वो वाकई में मारे गए हैं और या नहीं मारे गए। दोनों को ही संभावनाएं 50-50 हैं। तो ईरान जब तक इस बात की क्लैरिटी नहीं देता है तब तक नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरीके के हमले तेहरान में आज सुबह हुए हैं, खासकर कि सेंट्रल तेहरान में, जहां पर IRGC का हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, खामनेई का घर और दफ्तर बताया जाता है उस एरिया में, साथ ही साथ और कई बड़े मंत्रालय और अधिकारियों के ऑफिस घर उसी एरिया में बताए जाते हैं। और वहाँ पर बताया गया है कि पहले आधे घंटे में वहाँ पर 30 के करीब मिसाइलें गिरी हैं। तो ये खबर लगातार अपडेट होंगी, लेकिन पुष्टि इनकी ईरान ही कर सकता है। बिल्कुल। और इस जंग को लेकर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत निर्णायक जंग साबित होने जा रही है। इससे मध्य पूर्व का इतिहास, वर्तमान, भूगोल सब हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपको लगता है कि इस जंग के बाद मध्य पूर्व बहुत ज़्यादा बदलने वाला है? मिडिल ईस्ट को लेकर मैं कहूँगा कि नक्शा मिडिल ईस्ट हर समय बदलता रहा है, हर शताब्दी में बदलता रहा है, और करीब करीब हर कुछ टाइम में मैं उसको अपडेट होते हुए देख रहा हूँ। खासकर कि इजराइल वाला जो पार्ट है वो 1948 के बाद से कंटिन्यूसली डेवलप कर रहा है। पहले फ़लस्तीन में आधा आधा बंटता है,
फिर इन लोगों को फ़िलिस्तीन को लगता है कि इन लोगों को हटाना चाहिए, वो जंग छेड़ते हैं और फिर अपना एक हिस्सा खो देते हैं। फिर 1954 में एक लड़ाई होती है, उसमें थोड़ा सा हिस्सा चला जाता है। फिर 1967 में 6 डे वॉर होता है, जिसमें जॉर्डन का भी थोड़ा हिस्सा चला जाता है, थोड़ा सा लेबनान चला जाता है, गोलन हाइट चला जाता है, लेक टिबेरियस चला जाता है। तो ऐसे ऐसे करके इज़राइल का नक्शा जो है वो बदलता रहा है, आसपास के देशों को भी नुकसान होता रहा है। और एक असलियत ये भी है कि फ़िलिस्तीन होकर भी नहीं होने जैसी स्थिति में आज की डेट में पहुंच गया है। एक हिस्सा ज़रा सा गाज़ा पट्टी का बचा हुआ है और छोटे छोटे एरियाज़ में वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी बस्तियां बची हुई हैं। देश होकर भी नहीं रह गया है। तो ऐसे कई देश जो है, पहले जब बेबीलोनियन सभ्यता होती थी, फिर उसके बाद यहूदियों का राज आया, फिर वहाँ पर क्रूसेड्स हुए, छोटे छोटे युद्ध हुए, तो फिर वहाँ पर रजीम चेंज हुई, तो ये नक्शे वगैरह वहाँ बदलते रहे हैं। लेकिन ये बात है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था पूरे दुनिया को एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर में डालने के लिए, उसमें जो सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ मची है वो मिडिल ईस्ट में मची है या फिर रूस के आसपास मची है, ये एक तय है। और मुझे लगता है कि शायद नक्शा उतना नहीं बदलेगा पर रजीम बदल सकती है। बिल्कुल। और इस युद्ध में इजराइल को ये फायदा भी क्या हो रहा है कि हमास युद्ध से पहले ही लगभग खत्म हो चुका है। पूरा फायदा हो रहा है। नहीं तो उसे दोहरा डर रहता, ईरान से हमले का डर तो रहता ही, हमास कहीं ना हमला कर दे इसका भी डर होता। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि आपकी दाहिनी साइड पर एक दुश्मन है, आपकी बाईं साइड पर एक दुश्मन है। आप दाहिनी साइड से किसी से लड़ रहे हो, बाईं साइड से हमला होने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल। लेकिन इजराइल के साथ वाकई में ये बहुत ही बड़ा मुफीद पॉइंट मैं इसको कहूँगा जिससे फ़ायदा मिला है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमला होता है, 1200 के करीब इजरायली और उसमें बहुत बड़ी तादाद में दूसरे देशों के नागरिक भी मारे जाते हैं, जिसके बाद एक लंबी जंग शुरू होती है जो 2025 तक चलती है। उसके बाद समझौता होता है, लेकिन तब तक समझौते में हमास में न तो इंफ्रा बचता है गाज़ा पट्टी में, और ना ही वहाँ पर कोई सिस्टम बचता है, ना ही लड़ने वाले बचते हैं, ना ही सेना बचती है। अदरवाइज़ होता ये कि जिस तरीके से लेबनान से मिसाइलें दागी जा रही हैं, उससे ज़्यादा बड़ी तादाद में ज़मीनी स्तर पर हमले हो सकते थे इजराइल में। बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तरकश में हमने आपके उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की जो आपके मन में लगातार आ रहे हैं, खासकर जंग शुरू होने के बाद। जो भी नई जानकारी सामने आएगी इस जंग को लेकर, वो आपको वन इंडिया पर miलती रहेगी। इसके लिए आपको वन इंडिया लगातार देखते रहना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.